बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां बडगांव में आतंकियों ने एक टीवी एक्ट्रेस की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस आतंकी हमले में टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की मौत हो गई है, जबकि उनके 10 साल के भतीजे के घायल होने की जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त इधर यासीन मलिक को लेकर उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर से खबर आ रही है, बडगांव में आतंकियों ने एक टीवी एक्ट्रेस की गोली मारकर हत्या कर दी है और इस आतंकी हमले में टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की मौत की खबर है और उनके 10 साल के भतीजे के घायल होने की जानकारी। रिफत हमारे साथ जुड़े हैं। रिफत, कब की घटना है ये? जी थोड़ी देर पहले ही ये वाक़ा हुआ। ये चाडोरा एरिया है, खुशुर इस गांव का नाम है। ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम में पड़ता है। वहाँ पे अमरीन घर के बाहर थी और उस पर जो है नामालूम बंदूक बरदारों ने गोलियां चलाई और उसकी मौत हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी इसके वीडियोस वायरल हो रहे थे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या सोशल मीडिया के बाकी प्लेटफॉर्म्स पे ये वीडियोस बनाती थी। ये टीवी आर्टिस्ट थी और काफ़ी सारे जैसे गानों की डबिंग वगैरह होती थी या उसके सामने एक्टिंग करती थी, तो काफ़ी सारे वीडियो इसके वायरल हुए थे। तो अभी रीज़न पता नहीं है क्यों इसको गोली मार दी गई, लेकिन फिलहाल खबर यही है कि चाडोरा इलाके के खुशर गांव में ये रहती थी और वहां पर इसको गोली मारकर हलाक कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अगर यूक्रेन की जंग रुक भी गई तो दुनिया में एक और युद्ध शुरू हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पुतिन के जो न्यूक्लियर बॉम्ब यूरोप के आसमान में उड़ान भर रहे थे, अब वो एशिया के करीब पहुंच गए हैं। कच्चा चिट्ठा में आज यूक्रेन के नए वॉर जोन की तस्वीरें आई हैं और रिपोर्ट ऐसी है कि एक नया शहर जल्द ही पुतिन के कब्जे में आ सकता है। आज हम आपको यह भी दिखाएंगे कि पुतिन और शी जिनपिंग के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का तीसरा दुश्मन कौन है, जो अचानक सामने आ गया। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं पुतिन का वो बवंडर जो इस दुनिया में जंग वाला तूफान बनकर आया है और अब इसकी जद में 2 नए देश आ सकते हैं। पूर्वी रूस का एक सीक्रेट एयरबेस, यहां पर व्लादिमीर पुतिन का एक ऑर्डर आया और पूरा एयरबेस एक्टिव हो गया। मिशन के लिए फौरन रूस का एक खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर तैयार किया जाने लगा। ये पुतिन का बहुत ही पावरफुल शो है जो दुनिया में बहुत से देशों की धड़कन बढ़ाने वाला है। पुतिन का न्यूक्लियर बॉम्बर वाला लॉन्चिंग पैड एक्टिव हो गया है। तो क्या पुतिन का मिसाइल वाला बड़ा ऑर्डर भी जल्द आने वाला है? ऐसी बातें इसलिए पूछी जा रही हैं क्योंकि ये तस्वीरें साबित कर रही हैं कि यूरोप के बाद एशिया में 2 बड़े वॉर जोन वाला डर सतह पर आ गया है। पुतिन ने यूरोप के बाद एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भी अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यह है रूस का Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर। रूस ने अपने इस दशकों पुराने बॉम्बर को अब एक नई ड्यूटी पर तैनात किया है। इस जहाज में लगे प्रोपेलर की आवाज गजब की है। ये जितना जमीन पर डराती है उतना ही खौफ इसकी उड़ान के बाद दिखता है। इसके प्रोपेलर की आवाज हजारों मीटर की ऊंचाई से भी बहुत साफ सुनाई देती है। ये रूस की परमाणु स्ट्राइक वाली फ्लीट का एक बड़ा हिस्सा है। रूस के पास ऐसे 50 से भी ज्यादा बॉम्बर हैं, जिनमें कई जहाज अब पुतिन ने जिनपिंग की रिक्वेस्ट पर जापान और कोरिया के आसपास पेट्रोलिंग के लिए तैनात कर दिए हैं। रूस के Tu-95 और चीन के H-6 के बॉम्बर अब पूर्वी चीन सागर और जापान सागर के ऊपर मिलकर नजर रख रहे हैं। 2 देशों के न्यूक्लियर बॉम्बर का इस तरह साथ उड़ना हवाई गश्त से ज्यादा
धमकी मानी जाएगी, क्योंकि ये दोनों परमाणु हमले के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चीन के बॉम्बर के साथ जब रूस के Tu-95 बॉम्बर ने 13 घंटे तक लगातार उड़ान भरी, तो इसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि टोक्यो से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक रूस और चीन की जुगलबंदी वाला मैसेज समझ में आ जाए। В соответствии с планом военного сотрудничества на 2022 год, сегодня Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Авиагруппа в составе российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС и китайских стратегических бомбардировщиков Хун-6К выполнили воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей. रूस अब तक यूक्रेन में बिजी था, लेकिन अब उसने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन उसका ताजा चैलेंज यहां भी अमेरिका को ही है। रूस ये दिखाना चाहता है कि जिनपिंग अकेले नहीं हैं। और अगर इंडो पैसिफिक इलाके में अमेरिका ने चीन को परेशान किया, तो रूस भी कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। Tu-95 की ये खतरनाक उड़ान इस बात का भरोसा दिलाने की बहुत बड़ी कोशिश कही जाएगी। रूस का बॉम्बर Tu-95 और चीन का बॉम्बर H-6K क्या कर सकता है, अब इसे जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और रिफ्यूलिंग के बाद ये 8500 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन कर सकता है। ये 15,000 किलो के बम और मिसाइल एक साथ लेकर उड़ता है। इसमें ऐसी मिसाइल लगाई जा सकती हैं जिनकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। (1956) में सोवियत संघ की वायुसेना में शामिल हुए इस जहाज से पुतिन बाल्टिक देशों को हमेशा ही डराते रहते हैं। तो यूक्रेन में युद्ध देखकर जिनपिंग पर भी जंग का ऐसा खुमार चढ़ा कि वो अपने सभी दुश्मनों में पुतिन वाले स्टाइल में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए चीन का H-6K बॉम्बर का बॉम्बिंग पैकेज क्या है। क्यों इस पुराने विमान का नया वर्जन भी डराने में पीछे नहीं है। H-6K बॉम्बर 12,000 किलो वजन के बम या मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका मेन हथियार है CJ-20 क्रूज मिसाइल। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये ऐसी 6 मिसाइलें लेकर उड़ सकता है और चीन के पास ऐसे 170 बॉम्बर हैं। ये चीन के लॉन्ग रेंज मिशन की सबसे भयानक तस्वीर कही जा सकती है। जब ये आसमान में होता है तो रिफ्यूलिंग के बाद ये प्रशांत महासागर में अमेरिका के ग्वाम मिलिट्री बेस तक को परमाणु हमले से पूरी तरह खत्म कर सकता है। जिनपिंग ने रूस के साथ मिलकर अपनी बॉम्बर वाली ये पावर इसलिए दिखाई है क्योंकि वो अमेरिका को बताना चाहता है कि उसका क्वाड वाला खौफ चीन को डराने में काम नहीं आएगा। चीन अमेरिका को खबरदार करना चाहता है कि जो हाल यूक्रेन का रूस ने किया है, कुछ वैसे ही हालात इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के दोस्तों के हो सकते हैं। В ходе выполнения задачи самолеты наших стран действовали строго в соответствии с положением международного права. Никаких нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. Совместное мероприятие является плановым и не направлен против третьих стран. जब रूस और चीन के बॉम्बर की आहट जापान और दक्षिण कोरिया को मिली, तो उन्होंने फौरन ही अपने फाइटर जेट काउंटर करने के लिए तैनात कर दिए। जापान का F-15 फाइटर जेट, जो उसने अमेरिका से ही खरीदा है, उसने नजदीकी एयरबेस से टेक ऑफ किया ताकि रूस और चीन के बॉम्बर्स को हवाई सीमा में ही एंटर करने से पहले रोका जा सके। इसी खतरे को समझते हुए रूस और चीन के बॉम्बर्स को सुखोई फाइटर एस्कॉर्ट कर रहे थे, ये दिखाने के लिए कि एयर डिफेंस के लिए उनकी तैयारी पूरी है। उधर दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया और जापान के फाइटर जेट रूस और चीन के इस बॉम्बर पेट्रोल पर करीब से रिकॉर्ड करने लगे। देखा जाए तो दक्षिण कोरिया और जापान को डराने वाले पुतिन के इस पावरफुल शो से होगा क्या? सवाल है कि क्या पुतिन वाकई टेंशन को इस लेवल पर ले जाना चाहते हैं कि अमेरिका को भी एहसास हो जाए
कि यहाँ भी यूक्रेन जैसी गलती दुनिया में एक खतरनाक जंग की शुरुआत कर सकती है। वैसे रूस ने अपने सभी खतरनाक बॉम्बर नहीं दिखाए हैं। ये ऐसे बॉम्बर हैं जिससे यूरोप तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि इन बॉम्बर्स को यूरोप पर किसी भी बड़े न्यूक्लियर हमले के लिए ही तैयार किया गया है। इसे देखिए, ये है TU-160। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर है जो आवाज से भी तेज गति से उड़ता है। और रूस के पास ऐसे 17 से ज्यादा बॉम्बर हैं और अब इनकी तादाद 25 से ज्यादा किए जाने की तैयारी चल रही है। 40,000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ने वाला ये बॉम्बर आसमान में अमेरिका की सबसे बड़ी दहशत माना जाता है। रूस ने हाल ही में विक्ट्री डे परेड पर इस विशाल बॉम्बर को दिखाने की तैयारी की, लेकिन मौसम की वजह से फ्लाई पास्ट वाला शो हो नहीं पाया। वहीं रूस का एक और बॉम्बर बहुत ही खतरनाक माना जाता है। ये है TU-22, जिसे कम वक्त में डिप्लॉय किया जा सकता है। ये भी TU-160 की तरह सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ता है और 22,000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। ये सभी बॉम्बर रूस की बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर फोर्स का खास हिस्सा माने जाते हैं। ऐसे में TU-95 और H-6K के साथ रूस और चीन ने अगर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बॉम्बर उड़ाने वाली हिमाकत की है, तो सवाल है कि अमेरिका और उसके साथियों के पास पुतिन और जिनपिंग को डराने के लिए है क्या? अब उसकी एक छोटी सी लिस्ट जरा देख लीजिए। अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर है। ये 32,000 किलो के बम लेकर उड़ता है। ये एक न्यूक्लियर बॉम्बर है। 8 इंजन की पावर से उड़ने वाला B-52 दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक बॉम्बर माना जाता है। 60 के दशक में अमेरिकी एयरफोर्स का ये हिस्सा बना और तब से इसे लगातार आधुनिक बनाया गया। यही वजह है कि 60 साल के बाद ये आज भी उड़ान भर रहा है। अमेरिका के पास B-1 बॉम्बर है। ये 34,000 पेलोड के साथ 24 क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है। रफ्तार है 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा। B-1 बॉम्बर अमेरिका का वो बॉम्बर है जो सबसे तेज उड़कर दुनिया की किसी भी कोने में तुरंत पहुंच सकता है। एक बार में ये अमेरिका से उड़ने के बाद दुनिया में कहीं भी मिशन को अंजाम दे सकता है। इसलिए अगर जिनपिंग ने H-6K के साथ कुछ बदमाशी करने की सोची, तो अमेरिका का सबसे पहला अटैक इसी बॉम्बर से होगा। अफगानिस्तान में इस बॉम्बर ने सैकड़ों मिशन अंजाम दिए थे। ऐसी जगह पर बम गिराए जिसने एक वक्त में तालिबान की कमर तोड़कर रख दी थी। जाहिर है चीन के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज माना जाएगा, लेकिन जिनपिंग के लिए अमेरिका का सरप्राइज पैकेज कुछ और है। ये है अमेरिका का स्टेल्थ B-2 बॉम्बर, जो राडार की पकड़ में ही नहीं आता और खामोशी से बमबारी करके निकल जाता है। B-2 की पहचान इसकी बनावट या डिजाइन है। अमेरिका के पास ऐसे 8 बॉम्बर हैं और वो अमेरिका से ही उड़कर दुनिया में कहीं भी बमबारी का मिशन पूरा कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर अटैक भी कर सकते हैं और स्पेशल वेपन डिलीवरी में भी काम आ सकते हैं। ये तीनों बॉम्बर ऐसे हैं जो पेंटागन के लिए कहीं से भी उड़कर दुनिया के किसी भी ठिकाने पर ऑन डिमांड बमबारी कर सकते हैं। दुनिया ने इनके मिशन अफगानिस्तान में देखे हैं, इराक में देखे हैं, लीबिया और सीरिया में भी इनका इस्तेमाल किया गया है। इसलिए जाहिर है अमेरिका ने भी अब बताना शुरू कर दिया है कि चाहे वॉर जोन कोई भी हो, यूरोप में उसने नेटो देशों के रूप में रेड लाइन तय कर दी है। साथ ही ताइवान को लेकर भी बाइडेन कह चुके हैं कि चीन ने अगर हमला किया तो वो अपनी फौज को ताइवान जरूर भेजेंगे। व्लादिमीर पुतिन को रोकने की सारी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं और इसे ज़ेलेंस्की से बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि मारिउपोल के बाद अब उनका एक और शहर रूस के कब्जे में आ सकता है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रूस की बमबारी को रोकने में ज़ेलेंस्की कैसे पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं।
आंखों के बीच यूक्रेन में एक और मारियुपोल तैयार हो रहा है। बम ब्लास्ट, मिसाइल अटैक और बड़ी बड़ी तोप के हमलों से घिरा ये है यूक्रेन का शहर सेवेरोडोनेस्क। डॉनबास रीजन में ये एक बड़ा औद्योगिक शहर है, ठीक मारियुपोल की तरह। और अब यहाँ ठीक वैसी ही तबाही का बवंडर शुरू हो चुका है। ये रूस की तोप है जो लगातार इस शहर पर हमले कर रही है। ये रूस का तोपखाना है जिसका मुंह सेवेरोडोनेस्क से यूक्रेन की फौज को खदेड़ने के लिए खोल दिया गया है। लुहांस्क से 80 किलोमीटर और डोनेस्क से 130 किलोमीटर दूर इस शहर पर कब्जा करना अब पुतिन का डॉनबास में सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। पुतिन की फौज इस शहर को भी मारियुपोल में तब्दील करने पर आमादा है। यहाँ हो रहे हमले और यहाँ जारी दहशत को देखकर पता चलता है कि पुतिन इसमें कोई भी रियायत देने वाले नहीं हैं। It's hell. You know, it's hell. First, everyday shelling. Second, a lot of death. Third, humanitarian problems. रूस इस शहर पर किसी भी कीमत पर जल्दी से जल्दी कब्जा करना चाहता है। पुतिन मारियुपोल में मिली कामयाबी के बाद रुकना नहीं चाहते, इसलिए सेवेरोडोनेस्क में मौजूद यूक्रेन की फौज को अगले 48 घंटों के अंदर घुटने के बल लाने की पूरी तैयारी की गई है। इस खतरनाक हालात के बीच सेवेरोडोनेस्क कब तक रुक पाएगा? इस शहर के लोगों ने उम्मीद करीब छोड़ ही दी है। Now it seems like the front is all around the city. It's practically surrounded. There are tanks. There are we can see trucks from the army being deployed around the city. So it seems very clear that to me it's about to fall. रूस इस वक्त सेवेरोडोनेस्क के पावर स्टेशन पर कब्जा कर चुका है और इसके बाद पूरे शहर के चारों तरफ घेरा डाला जा रहा है। यहाँ चल रहे युद्ध में बहुत से लोग जख्मी हुए हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने इस शहर को छोड़ना भी शुरू कर दिया है। वो मारियुपोल की तबाही देख चुके हैं और यहाँ जान नहीं गंवाना चाहते। उनके पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो चुका है। Yes and no. I don't know. Feeling sad about leaving as well. इस शहर पर 24 घंटे हमले हो रहे हैं और यहाँ यूक्रेन की फौज भी अपनी जगह पर डटी हुई है। लेकिन सवाल है कि वो कब तक रूस का सामना करती रहेगी। आंखों के बीच यूक्रेन का ये शहर दर्द से बुरी तरह कराह रहा है, लेकिन मारियुपोल वाला हौसला फिर भी कायम है। Моя страна гибнет. Очень тяжело. Жалко. Плохо, тяжело. Переживаю. उधर डराने वाली एक खबर मारियुपोल से आई है, जो पहले ही बहुत भीषण युद्ध के बाद रूस के कब्जे में आ चुका है। मारियुपोल में एक अपार्टमेंट के बेसमेंट में 200 शव बरामद हुए हैं। ये खबर पूरी दुनिया में हेडलाइन बन चुकी है। ये लोग बमबारी से बचने के लिए बिल्डिंग के बेसमेंट में छुपे हुए थे, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई और वो भी मलबे में तब्दील हो गए। मारियुपोल में जो अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट ज़ेलेंस्की के लड़ाकों का आखिरी किला बन गया था, वहां का नया वीडियो सामने आया है। ये वो जगह है जहां अज़ोव रेजिमेंट के लड़ाके छुपे हुए थे। हालांकि बाद में उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन यहाँ वो किन हालात में थे उसका वीडियो बहुत गौर से देखिए। यहाँ बंकर ऐसी भूल भुलैया की तरह थे कि वो जमीन से 7 मंजिलें नीचे रूस की खतरनाक बमबारी के आगे अज़ोव रेजिमेंट का कवच बन गए थे। कई किलोमीटर के दायरे में फैले इस प्लांट का अभी तक 30% हिस्सा ही सैनिटाइज किया गया है। Разбрасывали патроны на весь маршрут, потому что сами терялись. Патроны выбрасывали, чтобы свой маршрут, да? Конечно, чтобы не потеряться, потому что То есть сами могли. यूक्रेन युद्ध में परमाणु जंग के खतरे से दुनिया पहले से ही सहमी हुई है और ऐसे सूरत हाल में सुपर पावर अमेरिका की सरजमी से आई ये खबर ने पूरी दुनिया को दहला दिया है।
दरअसल एक शय ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के पेशानी पर परेशानी की लकीरें खींच दी हैं। इसी शय ने अमेरिका को पूरे 82 मिनट तक कत्लेआम के मंजर से थर्रा दिया। आखिर कौन सी ऐसी शय है जिस पर राष्ट्रपति बाइडेन को ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि बस अब और नहीं। अमेरिका में कत्लेआम। बयासी मिनट तक चला नरसंहार। उन्नीस बच्चों समेत 23 की मौत। शूटआउट एट टेक्सास। मई 2022 यानी वो तारीख जो अमेरिका के इतिहास में बतौर एक मनहूस दिन के दर्ज हो चुकी है। ये वो तारीख है जिसने हर अमेरिकी को दहला दिया। 24 मई का दिन एक ऐसी वारदात की गवाह बना जिसकी तारीख में महज 1 घंटा 22 मिनट यानी सिर्फ 82 मिनटों में 23 कत्ल हो चुके हैं। अमेरिका के टेक्सास प्रांत की एक छोटी मगर बेहद खूबसूरत काउंटी युवाल्डे। युवाल्डे अमेरिका और मेक्सिको सीमा के पास बसा है। इस काउंटी की आबादी सिर्फ 16,000 है और इस काउंटी में रहने वाले ज्यादातर लोग मेक्सिको मूल के हैं। 24 मई 11:30 तक टेक्सास की इस छोटी सी काउंटी में जिंदगी अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयों ने सुबह के 11:32 की तस्दीक की, युवाल्डे शहर से जो खबर आई उसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को दहला दिया। इस वीडियो में आप काले कपड़े पहने और हाथ में ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल लिए एक नौजवान को एक इमारत के अंदर घुसते देख सकते हैं। दरअसल ये इमारत शहर का रॉब एलिमेंट्री स्कूल है। अमेरिकी मीडिया की खबरों के मुताबिक इस नौजवान ने स्कूल के एक क्लासरूम में घुसकर, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इस नौजवान ने वहां बैठे बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद वो एक एक कर कई क्लासरूम में गया और ऐसे ही फायरिंग करता गया। गोलियों की आवाज सुनकर स्कूल प्रशासन ने पुलिस को इस वारदात की इत्तला दी। स्कूल में शूटआउट की खबर सुनते ही पूरा इलाका पुलिस की गाड़ियों के सायरन की आवाज से गूंज उठा। स्थानीय पुलिस के साथ साथ यूएस बॉर्डर पेट्रोल की यूनिट भी मौका वारदात पर पहुंच गई, लेकिन नौजवान शायद उनके आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही स्थानीय पुलिस और बॉर्डर पेट्रोल पुलिस की यूनिट ने स्कूल के अंदर घुसने की कोशिश की तो हमलावर ने उन पर भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। रॉब एलिमेंट्री स्कूल में गोलीबारी की ये खबर पूरे शहर में जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। लिहाजा घबराए हुए बच्चों के परिवार वाले भी मौकाए वारदात तक पहुंचने शुरू हो गए। मौके पर मौजूद हर शख्स का दिल खौफ और दहशत से भरा हुआ था, जो कि पुलिस पूरी इमारत को चारों तरफ से घेर चुकी थी। लिहाजा बच्चों के माता पिता अपने स्कूल के अंदर फंसे बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता से भरे हुए थे। I keep asking questions of what's going on and nobody's telling me anything. Nobody's telling me anything. And one of the parents were saying that there's kids possibly held at the funeral home, and that's what brought me over here to find out what's going on. And मौका वारदात पर हर शख्स भगराया हुआ था। इस बीच हमलावर और पुलिस वालों के बीच रुक रुक कर फायरिंग होती रही।
अचानक गोलियों की आवाज रुक गई। दोपहर 1:06 पर मौके पर मौजूद पुलिस बल ने ऐलान किया कि हमलावर को ढेर कर दिया गया है। ठीक 1 घंटा 22 मिनट यानी 82 मिनट के बाद जब ये गोलीबारी रुकी, तब तक स्कूल परिसर में 22 लाशें बिखरी पड़ी थी। 82 मिनट तक चले इस शूटआउट में 19 बच्चों समेत 2 टीचर्स की भी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस तफ्तीश में रॉब एलिमेंट्री स्कूल में बेवजह फायरिंग करने वाले नौजवान की शिनाख्त की गई। टेक्सास पुलिस के मुताबिक हमला करने वाला 18 साल का नौजवान युवाल्डे शहर का ही रहने वाला था और उसका नाम सल्वाडोर रोनाल्डो रेमोस था। At approximately 11:32 a.m. this morning, there was a mass casualty incident at Robb Elementary School in Uvalde, Texas. This school has children that are in 2nd, 3rd, and 4th grade. I can confirm right now that we have several injuries, adults and students, and we do have some deaths. The suspect is deceased at this point. DPS is assisting with the investigation. And at this point, the investigation is leading to tell us that the suspect did act alone during this heinous crime. Families are being notified, and we are providing services to them as the district should. इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद इस वारदात से जुड़ी जो तफसील सामने आई है, वो भी दिल दहलाने वाली है। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक रॉब एलिमेंट्री स्कूल के एक क्लासरूम में घुसने के बाद सल्वाडोर रेमोस ने कत्लेआम शुरू करने से पहले वहां बैठी 10 साल की एमरी जो गार्जा से कहा था कि तुम मरने वाली हो, और उसके बाद उसने एमरी को गोली मार दी थी। एमरी की दादी के मुताबिक चूंकि एमरी ने स्कूल में गोलीबारी की खबर 911 यानी 911 नंबर पर पुलिस को दी थी, लिहाजा नाराज सल्वाडोर ने बड़ी ही बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। एमरी का कत्ल करने के बाद सल्वाडोर रेमोस यहीं पर नहीं रुका, उसने क्लास में मौजूद बच्चों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस वारदात में 2 स्कूल टीचर एवा मायरलेस और इर्मा ग्रासिया की भी मौत हो गई। अमेरिकी मीडिया में छपी खबर के मुताबिक स्कूल टीचर एवा मायरलेस के पति रूबिन रीज युवाल्डे पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वारदात के वक्त मौके पर मौजूद थे। युवाल्डे में हुए इस हत्याकांड की खबर से पूरा अमेरिका दहला हुआ है। हाल ही में एशिया दौरे से वापस अमेरिका लौटे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस खौफनाक हत्याकांड पर शोक जताते हुए कहा कि ये काफी दुखद है। उन्होंने गोलीबारी में मारे गए बच्चों व शिक्षकों के सम्मान में देश में 4 दिन का शोक घोषित किया है। इस दौरान सभी सैन्य और नौसेना के जहाजों, स्टेशनों समेत विदेशों में मौजूद सभी अमेरिकी दूतावासों और दूसरे कार्यालयों में 28 मई की शाम तक अमेरिकी झंडा आधा झुकाने का ऐलान किया गया है। I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage. इस वारदात पर शोक जताते हुए अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब सरकार को अमेरिका की गन लॉबी के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। But for now, I will just say to the people of Uvalde, please know that this is a room full of leaders who grieve with you. And we are praying for you, and we stand with you. रॉब एलिमेंट्री स्कूल में हुए कत्लेआम का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि सल्वाडोर रेमोस ने वारदात से पहले सोशल मीडिया पर इशारा कर दिया था कि वो कुछ ऐसा करने वाला है जो पूरी दुनिया को दहला देगा। अपने इरादे को पूरा करने के लिए उसने 2 राइफल खरीदी और अपने मिशन पर निकल पड़ा। यकीनन रेमोस ने जिस तरह इस वारदात को अंजाम दिया है, दुनिया उसे सालों साल तक भुला नहीं पाएगी। लेकिन इस कत्लेआम के पीछे उसका एक मकसद था। वो क्या था? फिलहाल ये एक राज है और एक राज ही बना हुआ है। स्कूल में हत्याकांड से थर्राया अमेरिका। हमलावर ने हत्याकांड का किया था ऐलान। इंस्टाग्राम चैट में दिया था वारदात का इशारा। 18वें जन्मदिन पर खरीदी थी 2 AR-15 स्टाइल राइफलें। टेक्सास के युवाल्डो में रॉब एलिमेंट्री स्कूल में हुए इस दिल दहला देने वाले कत्लेआम का सबसे खौफनाक पहलू ये है
कि सल्वाडोर रेमोस ने इस नरसंहार को अंजाम देने से पहले बाकायदा सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया था। 12 मई को सल्वाडोर रेमोस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी एक परिचित महिला को अपने 18वें जन्मदिन पर खरीदी 2 ऑटोमेटिक राइफलों की तस्वीरें भेजी थी और उन्हें लोगों के साथ शेयर करने के लिए कहा था। इसके बाद रेमोस ने 24 मई की सुबह 5:43 पर दोबारा उस महिला से चैट करते हुए लिखा था कि आई एम अबाउट टू, यानी मैं कुछ करने वाला हूं। महिला ने उससे पूछा था कि वो क्या करने वाला है। इसके बाद रेमोस ने लिखा था कि मैं तुम्हें 1 घंटे में टेक्स्ट करके इसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद उसने महिला को यह भी लिखा था कि मेरे पास एक छोटा सा राज है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। वारदात के बारे में पता चलने के बाद इस महिला ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा है कि वो एक अजनबी है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। उसने मुझे अपनी बंदूकों वाली पोस्ट में टैग किया। मैं पीड़ितों और उनके परिवार वालों के लिए दुखी हूँ। मैं नहीं जानती मैं क्या करूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिकी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक सल्वाडोर रेमोस ने रॉब एलिमेंट्री स्कूल में दिल दहला देने वाले कत्लेआम को अंजाम देने से पहले एक कत्ल और किया था और इसकी शुरुआत उसने खुद अपने घर से की। खबर के मुताबिक वारदात से पहले घर पर रेमोस की अपनी 66 साल की दादी से बहस हुई। उसके बाद उसके एक पड़ोसी ने रेमोस की दादी को चिल्लाते हुए सुना, उसने मुझे गोली मार दी। इसके बाद रेमोस अपनी कार में वहां से भाग गया। अमेरिकी मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक सल्वाडोर रेमोस के दोस्त ने बताया है कि वो अकेला रहना पसंद करता था। इतना ही नहीं, स्कूल के दिनों में बच्चे उसके कपड़ों और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया करते थे, लिहाजा उसने स्कूल आना छोड़ दिया था। रेमोस को एक्सबॉक्स पर कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना पसंद था। रेमोस गुस्सैल और झगड़ालू मिजाज का था। इतना ही नहीं, जहां वो नौकरी कर रहा था उस कंपनी की महिलाओं को वो अक्सर अश्लील और भद्दे मैसेज भेजा करता था। 24 मई के कत्लेआम से महज 4 दिन पहले रेमोस ने अपने दोस्त को अपने 18वें जन्मदिन पर खरीदी 2 AR-15 स्टाइल राइफलों की तस्वीरें भी भेजी थी। Was Salvador Romas, an 18-year-old male who resided in Uvalde. It's believed that he abandoned his vehicle and entered into the Robb Elementary School in Uvalde with a handgun, and he may have also had a rifle, but that is not yet confirmed according to my most recent report. He shot and killed horrifically, incomprehensibly, 14 students and killed a teacher. Mr. Romas, the shooter, he himself is deceased. युवाल्डे पुलिस के मुताबिक सल्वाडोर रेमोस ने इस कत्लेआम को अकेले ही अंजाम दिया, लेकिन इस कत्लेआम के पीछे उसका क्या मकसद था, ये तो फिलहाल एक राज ही बना हुआ है। पुलिस इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही है। युवाल्डे पुलिस का कहना है कि रेमोस ने वैध तरीके से दोनों बंदूकें खरीदी थी। दरअसल टेक्सास में बंदूक खरीदने के लिए बने नए कानून के मुताबिक 18 साल से 21 साल तक का कोई भी शख्स बंदूक खरीद सकता है। इसके लिए उसके पास पारिवारिक हिंसा, वेश्यावृत्ति या यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रोटेक्टिव ऑर्डर होना चाहिए। प्रोटेक्टिव ऑर्डर होने पर लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। टेक्सास में बंदूक खरीदने का नया कानून सितंबर 2021 में ही पारित हुआ। इस कानून के तहत हैंडगन खरीदने के लिए लाइसेंस की जरूरत को हटा दिया गया। टेक्सास में बिना लाइसेंस के राइफल्स खरीदने की अनुमति पहले से ही है। युवाल्डो में हुए कत्लेआम के बाद अमेरिका में बढ़ते गन कल्चर पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल 1791 में बने अमेरिकी संविधान के मुताबिक अमेरिकी नागरिकों को बंदूक रखने का अधिकार है और 231 साल से इस कानून में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2013 से अब तक टेक्सास के 78 स्कूलों में मास शूटिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। इन घटनाओं में 36 लोग मारे जा चुके हैं और 59 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं।
टेक्सास का ये आंकड़ा अमेरिका के सभी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। अमेरिकी कानून के तहत दूसरे मुल्कों की तुलना में अमेरिका में हथियार खरीदना बेहद सस्ता और आसान है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स का मानना है कि हथियार के लाइसेंस देने से पहले उसे रखने वाले की हिस्ट्री और बैकग्राउंड चेक किया जाए तो बहुत मुमकिन है कि मास शूटिंग के ऐसे मामलों को रोका जा सकता है। इमरान खान के इस्लामाबाद चलो अभियान के दौरान पाकिस्तान में इतना बवाल हुआ कि कई शहरों में हालात बिगड़ गए हैं। इमरान ने अपने समर्थकों से इस्लामाबाद चलने के लिए कहा था, लेकिन पीएम शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के चारों तरफ कंटेनर लगाकर उसे पूरी तरह से सील कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान में कई जगह इमरान के समर्थकों ने हंगामा और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कराची से लेकर फैसलाबाद तक पाकिस्तान के कई शहरों में जमकर बवाल हुआ। सुरक्षा बल ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और कई जगह लाठीचार्ज भी किया। तो पाक के कई शहरों में इस दरमियान धारा 144 लागू की गई। फैसलाबाद के सरगोधा में भी एक पुलिस वाले ने एक महिला प्रदर्शनकारी की तरफ पिस्तौल तान दी। इमरान की पार्टी तहरीक इंसाफ की तरफ से इस वीडियो को जारी किया गया, जिसमें पुलिस वाला महिला को गोली मारने की धमकी देता नजर आ रहा है। जिसने आगे जाना है उसने मेरी डेड बॉडी से गुजर के जाना है और मैं से पहले तो ये वायरल वीडियो है जिसको इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल फैसलाबाद के सरगोधा में एक पुलिस वाले ने एक महिला प्रदर्शनकारी की तरफ पिस्तौल तानी है। इमरान की पार्टी तहरीक इंसाफ की तरफ से इस वीडियो को जारी किया गया है, जिसमें पुलिस वाला महिला को गोली मारने की धमकी दे रहा है।